नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12 जीव विज्ञान के 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं और मैं आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लेकर के आता हूं। अगर ये क्वेश्चन आप देखकर जाएंगे तो ये जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। तो ये बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो में बने रहना है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला है कि आवृत बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। मैं आपको चित्र सहित पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवृत बीजी के जो पुष्प है इसकी संरचना का हमें वर्णन करना है। जो आवृत बीजी होते हैं, तो देखिए यहाँ पर उत्तर डालेना है। सबसे पहले आप पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए आप हेडिंग डाल देंगे पुष्प की संरचना। सबसे पहले आप इसके बारे में लिख देंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पुष्प की संरचना के बारे में आप जो जानते हैं, आपने जो देखा है, जो जो किया है अनुभव, ठीक है ना, वही आप लिखेंगे। तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा हमारे आसपास अनेक प्रकार के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। ठीक है ना। जिनमें क्या होता है, अनेक छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं। जो पौधे होते हैं उनमें छोटे बड़े अनेक प्रकार से क्या होते हैं, उनमें पुष्प लगे होते हैं। ठीक है ना। अनेक प्रकार के छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि अनेक छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं, लगे होते हैं। जो क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न का मतलब अलग अलग, जो विभिन्न प्रकार की सुगंध कामा रंग एवं आकार लिए रहते हैं। जो पुष्प होते हैं ना, सभी पुष्प के आकार अलग अलग होते हैं, सभी पुष्प के रंग भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। और उनकी सुगंध भी अलग होती है। तो वही लिखा है विभिन्न प्रकार, जो अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की सुगंध रंग एवं आकार उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। वहां पर आपने देखा हो कमल का पुष्प कुछ अलग आकार का होता है, गुड़हल का कुछ अलग होता है। ठीक है ना। तो उनमें होता है, लेकिन रंग किसी में सेम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि रंग एवं आकार लिए रहते हैं। ठीक है ना। कौन होते हैं, जो पुष्प होते हैं। पुष्प का पादप का पुष्प पादप का क्या होता है, पुष्प पादप का जनन अंग है। कैसा है, आपसे पूछा जाएगा पादप का जनन अंग कौन होता है, तो आप बताइएगा पुष्प होता है। ठीक है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न 4 चक्रीय भाग होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर वो कैसा होगा, अगर पूर्ण पुष्प होगा तो, अगर अपूर्ण पुष्प होगा तो उसमें 2 भी भाग हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होंगे। यह आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 4 चक्रीय भाग है ना, पहला भाग हमारे पास है बाह्य दल पुंज। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों, बाह्य दल पुंज। इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर बाह्य दल पुंज के बारे में क्या लिखा गया है, ये पहला है ना भाग। तो देखिए यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। ठीक है ना। यह कौन सा है, बाह्य दल पुंज सबसे बाहरी और कैसा प्रथम चक्र होता है। यह आपको समझना अच्छी तरीके से। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। यानी बोले ये मिलकर ही किनसे बना है, बाह्य दल से मिलकर बना है। ठीक है ना। ये प्रायः कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के, ग्रीन कलर के होते हैं। यह भी आपको समझना है, ये कैसे होते हैं, ग्रीन। ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, बाह्य दल पुंज जो होते हैं क्या काम करते हैं, कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। कौन, बाह्य दल पुंज। जब कलिका अवस्था जब छोटा होता है ना, उसी अवस्था में क्या करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि हरे हैं तो भोजन बनाएंगे। ठीक है ना। वही यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दूसरा हमारे पास चक्र है जिसे कहते हैं दल पुंज। ये क्या है, दूसरा है दल पुंज। तो यह पुष्प का कौन सा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। अगर ये पहला तो यह दूसरा होगा। इसकी इकाई को हमने क्या बताया, इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं, लेकिन इसकी इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। यानी ये मिलकर किससे बना है, दल से। ठीक है। ये प्रायः कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं ये।
ये कैसे होते हैं? रंगीन। किसी की पंखुड़ियाँ लाल हो सकती हैं तो किसी की सफ़ेद हो सकती हैं, ठीक है ना, किसी की हरी हो सकती हैं, सब में अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, ये प्रायः कैसी होती हैं? रंगीन होती हैं एवं कीटों को परागण परागण हेतु क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम करती हैं। क्योंकि रंगीन होती हैं, इसीलिए रंगीन होती हैं तो कीट पतंगे भी उनमें आकर क्या होती हैं? बैठती हैं और परागण की क्रिया फिर इसके बाद शुरू होगी, ठीक है ना। यही बताया गया है इसमें। इसके बाद हमारा भाग है जिसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों पुमंग। यह पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, पुमंग। यहाँ पर क्या बताया गया है पुमंग में? यह पुष्प का कौन सा चक्र है? तीसरा चक्र है, ठीक है, यह आपको समझना है। जिसमें क्या है? जिसमें प्रायः अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? पुंकेसर। क्या उपस्थित होते हैं? पुंकेसर उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पुंकेसर एक पुतंतु तथा पराग कोश में विभक्त होता है। क्या होता है? प्रत्येक जो पुंकेसर होता है कितने भागों में विभक्त होता है? पुतंतु और पराग कोश, ठीक है ना। जो पुंकेसर होता है किसमें, कितने भागों में? पुतंतु और पराग कोश में विभक्त होता है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बताया गया है कि पराग कोश जो होता है वो प्रायः द्विपालित होता है। कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां पाई जाती हैं पराग कोश में, ठीक है ना। एवं प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं हर एक पाली में, ठीक है ना। इन्हीं कोष्ठकों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। जिनमें क्या होता है? जिनमें पराग कण बनते हैं। इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। यह भी आपको समझना है। जो 2 कोष्ठक है ना, उन्हीं यानी कि एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। एक पाली में कितने होते हैं? 2 कोष्ठक, यानी 2 पालियां हैं, 2 पाली है ना, 2 पाली है तो कितने कोष्ठक हो जाएंगे? 4 कोष्ठक हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि संरचना ही कैसी होती है? द्विपालित होती है। यहाँ पर बताया गया ना कि पराग कोष प्रायः द्विपालित होता है एवं प्रत्येक पाली में, क्योंकि द्विपालित है तो एक पाली में यानी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक हैं। कितने कोष्ठक हैं? 2 कोष्ठक। तो 2 पाली में कितने हो जाएंगे? 4 कोष्ठक हो जाएंगे, ठीक है ना। जिनमें क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा भाग है जिसका नाम क्या है? जायांग, ठीक है, ये मादा भाग है। इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। कौन? जायांग। यह पुष्प का चौथा चक्र है जिसमें प्रायः एक या एक से अधिक क्या उपस्थित होते हैं? स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होते हैं? स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। और जो हमारा स्त्री केसर होता है ना, प्रत्येक स्त्री केसर 3 भागों, कितने भागों? 3 भागों में बटा होता है। और उन भागों का क्या नाम है जो 3 भाग में बटा होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसका हम देखते हैं डायग्राम, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि आपको ये तो लिखना ही लिखना है, प्लस में आपको डायग्राम भी बनाकर आना है, ताकि आपके नंबर बिल्कुल ना कटे, ठीक है। हम देखते हैं अब चित्र। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको हरी हरी ये जो दिख रही है ना, ये हरी हरी जो आपको कलर जैसे ये पत्तियां दिख रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हरे हरे जो कलर के हैं इन्हें कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। और सभी बाह्य दल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बाह्य दल पुंज बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे क्या है? बाह्य दल हैं। इसके बाद ये बाहरी भाग है कि नहीं है? ये बाहर का भाग है। और कैसा है? प्रथम चक्र है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या जानना है? जो हमारे पास ये जो दिख रही है ना, ये क्या है? ये हमारी पंखुड़ियाँ हैं। ये क्या है? पंखुड़ियाँ। इनको क्या कहते हैं? दल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दल। और सभी पंखुड़ियाँ हमारी मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? दल पुंज बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी क्या है? पंखुड़ियाँ हैं। कलर अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं कलर में, जिन्हें क्या कहते हैं? दल कहते हैं। लेकिन पूरे यानी इन्हीं के समूह को क्या कहेंगे? दल पुंज कह देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये आपको ये क्या है? इन्हें कहते हैं पुंकेसर। इन्हें क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है?
पुंकेसर है। इसके दो भाग हैं जिसे कहते हैं पुतंतु या तंतु, ये हमारे पास है। एक ये भाग है जिसे क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, ठीक है ना। इसी में ये कितनी पालियां, इसमें 2 पालियां होती हैं, ये भी बताया गया। अभी मैंने आपको बताया 2 पालियां होती हैं, इन्हीं के अंदर भरे होते हैं हमारे पराग कण, ठीक है ना, क्योंकि 4 कोष्ठक भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्या बताया गया, ये मादा भाग, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या बताया गया था स्त्री केसर में, कि जो ये भी, इसके भी 3 भाग हैं, ये भी 3 भागों में बटा है। ये पहला हमारे पास ये अंडाशय है, ये क्या है, फूला हुआ भाग, इसे कहते हैं अंडाशय। इसके बाद यह जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो लंबी संरचना दिख रही है, जिसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ये जो संरचना आपको दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये जो ऊपरी भाग जो आपको दिख रहा है, जो पराग कण को ग्रहण करता है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। ये हमारा क्या डायग्राम, इसे भी आपको बनाकर आना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2018 और 21-22 बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना, इसे बिल्कुल ही नहीं छोड़कर जाना है, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कह देगा फलों के महत्व के बारे में, कभी कह देगा बीजों के महत्व के बारे में, कभी दोनों के बारे में कह देगा, क्योंकि 5 नंबर का अगर बनाएगा तो दोनों के बारे में कह देगा, 3 नंबर के बनाएगा तो एक के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उत्तर डालेना, हम जानेंगे फलों के महत्व के बारे में। इसमें क्या जानना है आपको, फलों का जो निर्माण है, फलों का निर्माण आवृत बीजी पादपों का क्या है, विशिष्ट कैरेक्टर होता है, विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, विशिष्ट एक लक्षण होता है, जो पादपों के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पौधों के लिए। फलों के अंदर बीज क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहते हैं। एक फल के अंदर अनेक बीज बिना किसी हानि के लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, बिना किसी हानि के वो क्या रह सकते हैं, अंदर बिल्कुल ही सुरक्षित रहते हैं, स्टोर, ठीक है ना। यहाँ पर यही बताया गया, ये आपको पता भी होगा, आप जानते भी हैं कि फल के अंदर बीज होते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना, बिना किसी हानि के, उसमें कोई हानि नहीं पहुंचा पाता जल्द, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, ठीक है ना। यह भी आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि दृढ़ फल भित्ति के कारण, दृढ़ मजबूत, दृढ़ फल भित्ति के कारण वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते, ठीक है ना। जो भी जीव जंतु हो वो बिल्कुल ही हानि नहीं पहुंचा पाते किन्हें, बीजों को। वही बताया गया यहाँ पर कि दृढ़ फल भित्ति के कारण, मजबूत फल भित्ति के कारण क्या होता है, वातावरणीय दशाएं तथा अनेक जीव जंतु बीजों को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं वो हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि मजबूत होती है उनकी जो फल भित्ति होती है, कैसी होती है, मजबूत होती है अंदर की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया, चाहे गर्मी हो या ठंड हो या कैसा भी मौसम हो, वो बिल्कुल ही उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाती हैं, ठीक है, बीजों को। इसके बाद बताया गया है कि इसके अतिरिक्त फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के कारण, विशेष क्या रचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल कामा वायु कामा जंतुओं आदि द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णन भी होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जो हमारे पास फल होते हैं ना, फलों में विशेष रचनाएं उत्पन्न होने के लिए, क्या विशेष संरचनाएं यानी कि रचनाएं उत्पन्न होने के लिए उनका जल कामा वायु और जंतुओं आदि के द्वारा क्या होता है, आदि के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, ठीक है, प्रकीर्णित भी होता है। इस प्रकार आवृत बीजी पादपों में फलों के निर्माण क्या है, एक विशेष महत्व, यानी बीज इधर से उधर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बीज के निर्माण का महत्व। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको जानना है बीज के निर्माण का महत्व।
यहाँ पर क्या बताया गया है, बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृत बीजी पादपों में एक क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। क्या है? अनुकूलन है। यही बताया गया है कि बीज के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, जो क्रिया है, वो आवृत बीजी पौधों के लिए एक क्या है, अत्यंत बहुत इंपॉर्टेंट है और अनुकूलन भी है। बीजों के अंदर भ्रूण क्या होते हैं, जीवित होते हुए भी, बीजों के अंदर भ्रूण एम्ब्रॉय जीवित होते हुए भी सक्रिय अवस्था में नहीं होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि उनके अंदर तो रहेगा बीजों के अंदर भ्रूण, लेकिन वो सक्रिय अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, अर्थात कैसा होता है, प्रसुप्त अवस्था में रहता है। प्रायः बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल एवं उचित तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आपने खेत में बीज बोया है तो अगर उचित तापमान, अच्छा पानी उसे अगर समय से नहीं मिलेगा तो बीज अंकुरित नहीं होंगे, बिल्कुल जमेंगे नहीं, तो फसल भी नहीं उगेगी। ठीक ना, उन्हें पानी भी चाहिए, तापमान भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो अंकुरित होंगे। यही बताया गया है। विशेष परिस्थितियों में क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। अच्छा, एक जब समय आएगा उसका, बीजों की यह निष्क्रिय अवस्था क्या कहलाती है, प्रसुप्ति अवस्था कहलाती है। वातावरणीय दशाओं के अनुकूल न होने की स्थिति में भ्रूण बीज के अंदर लंबे समय तक सुरक्षित अवस्था में रहते हैं। अगर वातावरणीय दशाओं के अनुकूल अगर नहीं है, अनुकूल न होने की स्थिति में जो भ्रूण होते हैं बीज के अंदर बहुत लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित अवस्था में रहते हैं। जैसे ही उचित परिस्थितियां आती हैं, यानी कि टाइम उनका जब आ जाता है ना, जो समय जब उनका आता है, ये फिर क्या होते हैं, ये अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, बीजों के भ्रूण में क्या होता है, फिर बीजों के भ्रूण पोष में संचित भोजन अंकुरण के समय भ्रूण को क्या करता है, वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि वो भोजन देने का काम करता है ना। जो भ्रूण पोष होता है वो भ्रूण को भोजन देने का काम करता है। अगर भोजन देगा तो उसकी वृद्धि भी ना होगी, उसकी वृद्धि भी तो होगी ना। ठीक है ना, भ्रूण की। वही यहाँ पर बताया गया है, बीज वायु कामा जल तथा अन्य माध्यमों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, यानी जाता है। ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। ये बीज विभिन्न वातावरण में पहुंचकर अंकुरित होते हैं। जब उनको एक अच्छा वातावरण मिल जाता है तो वो बिल्कुल की तरह से उगना शुरू हो जाते हैं, यानी जमना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, अंकुरित हो जाते हैं। फिर वो जब उन्हें एक समय जब उनका आ जाता है, उनका विशेष वातावरण जब होता है उनका, ठीक है ना, वही बताया गया है कि विभिन्न वातावरण में पहुंचकर अंकुरित होते हैं, जिससे पादपों में अनुकूल विभिन्नताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नई जातियां आने का, नई जातियों का निर्माण हो जाता है। इतना ढेर सारा यहाँ पर बताया गया है और ये 5-5 नंबर वाले प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। आई होप प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो कृपया हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।